कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस प्रोग्राम में आपको हम वो बताते हैं जो कोई और नहीं बताता और बड़ा खुल्लम खुल्ला हम लोग बात करते हैं। और अब एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसकी बात इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया में इस खबर का शोर है और अगर ये खबर सच साबित होती है तो दुनिया का पूरी जियोपॉलिटिक्स जो है उसमें एक बहुत शार्प टर्न आने वाला है और हम पर यानी भारत पर तो इसका बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये खबर क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे जर्नल एसबीएस थाना साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और एक कमोडोर एस बेल साहब हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। खबर है कि शी जिनपिंग कहां है, यानी चाइना का राष्ट्रपति इस वक्त कहां है। क्या चाइना के राष्ट्रपति की छुट्टी होने वाली है? क्या चाइना के राष्ट्रपति का तख्ता पलट होने वाला है? क्या चाइना के राष्ट्रपति को गायब कर दिया गया है? क्या चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोर्स्ड रिटायरमेंट में भेजा जा रहा है और यह सब कुछ तय हो चुका है और यह कुछ ही हफ्तों या महीनों में हमारे सामने अनफोल्ड होगा और शी जिनपिंग का टाटा बाय बाय होगा और उनकी जगह कोई और आएगा? यह खबर क्यों? क्योंकि चीन से इसके बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। प्रमाण तो जब हो जाएगा, खबर गलत या सही साबित होगी तब मिलेगा, लेकिन संकेत बहुत सारे हैं। और चीन का इतिहास ये बताता है कि जब भी वहां पर टॉप पर सत्ता परिवर्तन होता है तो कुछ इसी तरीके से होता है, ग्रेजुअली, शांति से, धीरे धीरे करके होता है और उसके संकेत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बाकी तो एक्सपर्ट बताएंगे हमारे। प्रशांत जी जो हैं वो चाइनीज डोमेस्टिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अभी जनरल साहब मुझे बता रहे थे आपका डॉक्टरेट चाइना के ऊपर है, कई बार चाइना जा चुके हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं, थिंक टैंक से इंटरेक्ट कर चुके हैं। एयर कमोडोर एस बेल साहब की स्कॉलरशिप के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो अब सर जो कुछ चर्चाएं क्यों उठी इन बार मैं जरा सा बता दूं, फिर उसको हम लोग डिटेल में करते हैं। क्या संकेत मिलने शुरू हुए और ये धीरे धीरे अखबारों में आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये कि ये मई के महीने में आखिर में और जून के कुछ शुरुआती दिनों में गायब हो गए, कहीं दिखाई नहीं दिए। चलो साहब, आदमी बीमार पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई छुट्टी मनाने गया होगा, कुछ भी, वापिस आ गए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अपने ही सरकार के अखबार में दिखने बंद हो जाओ, मतलब भारत के अखबार में डीडी पर मोदी जी दिखने बंद हो जाएं या पेट्रोल पंप पर बैनर लगे और उसमें फोटो ना आए, तो समझो कुछ गड़बड़ है। वहां हो रहा है शी जिनपिंग के साथ ऐसा ही। फोटो नहीं छप रही है, टीवी पर जब इनको अनाउंस किया जाता है तो टाइटल नहीं बताया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा संकेत है। फिर इसके अलावा जो ये कि बाकी जो नेता जो अब तक बिल्कुल साइडलाइंस में रहते थे या बैकग्राउंड में रहते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो अचानक प्रोमिनेंस में आ गए। अब वो कोई विदेशी डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें जा रहे हैं, कोई वहां विदेश का डेलीगेशन आ रहा है तो उसको वो लोग होस्ट कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था, ये होना शुरू हो गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी नोट किया, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने, कि इनकी जो सिक्योरिटी डिटेल है, सीधे सीधे शब्दों में इनके बॉडीगार्ड वो बड़े कम हो गए। अब कोई आदमी, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं अपनी सिक्योरिटी क्यों घटाऊंगा भाई? तो लोगों ने नोट किया कि इनकी सिक्योरिटी भी कम हो गई है। फिर इसके अलावा इनके साथ में जितने दर्जनों जनरल चलते थे, ताकत तो देखो बंदूक में ही होती है डिक्टेटरशिप में, वो जो बंदूक वाले जनरल थे, इनके जितने करीबी इनर सर्कल के, धीरे धीरे करके सबको आउट कर दिया गया, कई तो गायब भी हो गए। उससे भी ये पता चल रहा है। और एक बड़ी चीज़ जो एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने नोट की, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इनकी पत्नी भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि इन्होंने कोई रिटायरमेंट डील करी है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनसे पहले वाले राष्ट्रपति हो या उनसे पहले वाले राष्ट्रपति हो, ये 10 साल रहे, इनको हो चुके हैं 13 साल। इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड थर्ड टर्म लिया प्रेसिडेंसी का, जो कभी नहीं हुआ। उस वक्त लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शी जिनपिंग इज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, अभी चाहें तो जिंदगी भर अपने साथ प्रेसिडेंट लगा के रख सकते हैं। इतने ताकतवर माने जाते थे। लोग कहते हैं कि माओ त्से तुंग जिन्होंने बनाया ये मॉडर्न चाइना, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी, उनके बाद अगर इतनी ताकत किसी एक आदमी के हाथ में तो वो शी जिनपिंग है। तो फिर अगर ऐसा है तो वो शी जिनपिंग अचानक से वो फेड क्यों होता जा रहा है, इसकी बात सर आज हम लोग करेंगे। तो पहले सर, ये जो साइन मैंने बताए हैं, ये साइन सच में सब लोग पढ़ रहे हैं? भारत में भी लोग पढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसी चीज़ें मीडिया में आ तो रही हैं, पर अभी इसे प्रमाण माना जाए या अफवाह माना जाए, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल है। ठीक है।
इससे पहले भी हम देखें सन 2022 में भी एक ऐसा ही अफवाहों का दौर चला था कि एक मिलिट्री कू हो गया है इनके अगेंस्ट में, और बाद में हमने देखा कि वो जितनी सारी खबरें छपी थी उस समय पर वो केवल इंडियन अखबारों में या सोशल मीडिया में ही थी, विदेशी अखबारों में वो नहीं मिली थी। लेकिन इस बार सब विदेशी अखबारों में भी है। देखिए अभी मैंने चेक किया तो मुझे कम से कम CNN, BBC, अल जजीरा को तो मैंने कम से कम चेक किया, उनमें तो नहीं मिली मुझे। और अभी भी मैं देख रहा हूँ, जब मैं इंटरनेट में सर्च कर रहा हूँ तो ये खबरें जो लार्जली जो क्या कहते हैं इंटरनेट सर्च दे रही है वो इंडियन अखबारों में ही आ रही है अभी। मैंने तो सर कई चलिए हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो, हाँ तो मेरे से मिस हो गए हो कुछ खबरें, देखिए वो हो सकता है। देखिए पर जो मुद्दे की बात यह है कि अब जैसे कि वो आपने कुछ वो अरसा बताया जो मई और जून के कुछ 3 वीक में रहे, पर अभी मैं चेक कर रहा था 21 जून को वो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हैं, 24 को बेलारूस हाँ बेलारूस मिले हैं, 24 को वो उससे पहले वो 2 महीने से गायब ही थे वो। ये पहले विजिट, उससे पहले की जितनी विजिट्स हैं वो दूसरे सीनियर कर रहे थे। 24 जून को मिले हैं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, 25 को सिंगापुर बेलारूस के राष्ट्रपति जब ये कुछ पीरियड के बाद लौटे तो बेलारूस के राष्ट्रपति को मिले ये। अब मैंने आज जो एक अमेरिकी जर्नल में पढ़ा उसमें उन ऑथर ने ये लिखा हुआ था कि जो बेलारूस का प्रेसिडेंट के डेलीगेशन के साथ जो प्रेस टीम गई थी उस प्रेस टीम ने ये कहा है कि हमें शी जो थे बहुत टायर्ड, वीक और डिसइंटरेस्टेड से दिखाई दिए इस पूरी विजिट के दौरान। ये उनका ऑब्जर्वेशन है, वही बात है, गलत से अलग बात हो सकती है, बट अगर ये संकेत हैं, क्या इतिहास हमको चीन में ये बताता है कि सत्ता परिवर्तन होता तो आया ही है, ऐसा ही होता है? देखिए सत्ता परिवर्तन तो चीन में होता रहा है और उसके तरीके भी अलग अलग हैं, और ये भी एक तरीका है। अच्छा, उसको साइडलाइन किया जाए या उसकी पावर्स को कम किया जाए। अभी जैसा कि आपने बताया था शुरू में, तीसरा टेन्योर जो है वो सिर्फ इन्होंने ही लिया, और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ की उनकी बातचीत जो इनके बारे में कहा जाता था कि अब ये शायद प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें और हैं कि इन्होंने कुछ और श्रूड हैं, ये काफ़ी तेज हैं, चालाक हैं। इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट बने, इन्होंने जितनी भी इम्पोर्टेंट कुर्सियां हैं चीन के अंदर वो सारी की सारी अपने पास रखी हुई हैं। तकरीबन 11 कुर्सियों के ऊपर ये थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन CMC, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चेयरमैन होता है, PLA उसके डायरेक्ट कमांड में होती है। वो हाँ आर्मी जो है, पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ उसके कमांड में है। वो कुर्सी इनके पास। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का जो चीफ है वो कुर्सी इनके पास। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो कुर्सी इनके पास। ये 3 कुर्सियां इन्होंने सबसे पहले अपने पास रखी। फिर इन्होंने क्या करा कि जी मैं क्लिनजिंग ड्राइव कर रहा हूँ, करप्शन के खिलाफ इनका काफ़ी बड़ा अभियान चला, और उस अभियान में इन्होंने क्या करा कि हालांकि बोलते तो यही है कि करप्शन के लिए सबको हटा दिया गया, लेकिन जितने भी इनको लगा कि शायद मुझे इससे खतरा है या मेरे ये अपोजिशन में कभी ना कहीं खड़ा हो सकता है, उनको सबको हटा दिया। और पिछली जो नेशनल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर सेलेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया जो एज इनकी रिक्वायरमेंट है। इनकी एक एज रिक्वायरमेंट होती है कि एक गिवन एज तक अगर आप हैं पॉलिट ब्यूरो में तब आपका नेक्स्ट उसका चांस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से किया, ऐसे ही अपनी तिकड़म बिठाई कि ऐसे लोग आए जो नेक्स्ट ना बन पाए। जैसे प्रीमियर हैं, वो शायद उनको दिक्कत पड़ेगी एज के चक्कर में, और एक CCP के जो CMC के जो वाइस चेयरपर्सन है, एक जनरल हैं, जनरल जांग हाँ, युक्जिया, हाँ उनकी भी यही एज की प्रॉब्लम पड़ेगी, तो वो इनको सक्सीड नहीं कर सकते। और ये 2 मोस्ट पावरफुल चेयर हो गई, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर की तरह हो गया प्रीमियर, और दूसरा CMC जो मैंने कहा सबसे शक्तिशाली संस्था है, उसका नंबर 2। तो इन्होंने अपना सक्सेसर नियुक्त नहीं किया। इससे पहले हु जिनताओ, यांग जेमिन, इन सब ने अपना अपना सक्सेसर नियुक्त किया करके उसको ट्रेन किया था। तो ये नॉर्मल ट्रेडिशन रही है कम्युनिस्ट पार्टी की। इनके केस में इनको बोला जाता था चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग, ही हैज बिकम चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ की चेयरपर्सन जो है वो शी जिनपिंग होते थे। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं जो तख्ता पलट की तरफ इशारा कर सकती हैं। सबसे पहले हेल्थ एक जेन्युइन लगता है कि ये जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो लुकाशेंको से मिले हैं तो ना सिर्फ उनकी टीम ने किया था, बाकी भी जो अगर आप देखें तो काफ़ी थके थके से नज़र आ रहे हैं।
तो हेल्थ का उनको एक बार पहले भी प्रॉब्लम हुई थी, 2012 में वो 15 दिन के लिए गुम हो गए थे हेल्थ के कारण। उसके बाद में 2022 में भी कुछ इस किस्म की एक बार सिचुएशन आई थी। तो हेल्थ इज़ वन इशू। दूसरा इशू ये है कि शायद वो भी थोड़े चालाक हैं कि 15 दिन के लिए थोड़ा बैक साइड हो जाओ और देखो भैया कौन तुम्हारे लिए लॉयल है और कौन तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है। ये भी तरीका है। ये भी एक तरीका है। तो वो भी थोड़ा सा वो गेम खेल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। एक ऑप्शन ये भी है। तीसरा ऑप्शन ये कि जो हू जिनताओ है, वहाँ पर 3 ग्रुप हैं। हू जिनताओ एक है, जिन जिनपिंग एक है और शी जिनपिंग के ग्रुप एक है। ये 3 कम्युनिस्ट पार्टी, 2 एक्स प्रेसिडेंट और ये मौजूदा प्रेसिडेंट। हाँ। तो अब इन ग्रुप में हू जिनताओ आजकल बड़े एक्टिव हो गए हैं, उनके भी कैंडिडेट हैं 1-2। उसी मुताबिक जो जियांग जमीन है उनके भी अभी एक्टिव चल रहा है। कुछ चीज़ें ये हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं चीन के अंदर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, बाकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि 2 चीज़ें हैं, या तो उनको बोला गया हो कि भैया आप थोड़ा सा अभी वो रुको और आपकी जगह किसी और को भी थोड़ा सा आगे करने दो, काम करने दो। दूसरा हो सकता है शायद उन्होंने ही खुद ये गेम खेला हो। तो ये दोनों चीज़ों में से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ होगा भी सत्ता परिवर्तन, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त 2025 में हो सकता है कि इनकी पावर कम की जाए। वो एक सिस्टमेटिकली चलेंगे, क्योंकि चीन में अचानक से कुछ नहीं होता। तो हो सकता है कि ये 3 कुर्सियां जो मैंने बताई ना सबसे पावरफुल हैं, हो सकता है उसमें से एक आध जो है वो हटा दें, तो इनको सिर्फ प्रेसिडेंट रखें, सीसीपी का चेयरमैन चेंज हो जाए और वो चेंज हो जाए। वहाँ प्रेसिडेंट पर से के पास ऐसा कोई पावर नहीं होती शायद। हाँ, वो आपने इतनी जो खास बताया, पावर नहीं होती। जनरल सेक्रेटरी हो कम्युनिस्ट पार्टी का या वो सीएमसी का चीफ हो, CMC, मिलिट्री हाँ, कमीशन का, वो तो सबसे- उसके पास वो सबसे तगड़े पावर। लोकस ऑफ पावर तो जनरल सेक्रेटरीशिप में ही है। हाँ, अभी फिलहाल ये सब, ये बात सही है। अच्छा, ये जो अभी आपने हू जिनताओ नाम लिया, जो इनसे पहले चीन के राष्ट्रपति थे, 2022 में एक तस्वीर आई थी, वीडियो था प्रॉपर, कि उसमें ये इनकी जो पीपल्स कांग्रेस होती है कम्युनिस्ट पार्टी की, वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, उनके बगल में वो बैठे हुए थे। कुछ हुआ, वो खड़े हुए या उनको उठाया गया और बाजू से पकड़ के एक आदमी आता है और वो उनको उठा करके बगल, उनको शी जिनपिंग के बगल से, एक्स प्रेसिडेंट को, ठीक उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट को बाजू से पकड़ के बाहर कर दिया गया। अब जो कुछ चाइनीज चीन के एक्सपर्ट्स और पीपल ऑफ चाइनीज ओरिजिन जो बाहर हैं, वो जो कुछ वीडियोस बना रहे हो, मैंने कुछ सुने, तो उन्होंने कहा कि हू जिनताओ फैक्शन, जैसा आपने कहा, वो अब बहुत एक्टिव है और उनका ही ये करना है कि शी जिनपिंग को अब साइडलाइन करो, बहुत हो गया, 13 साल इस आदमी को दे दिए, अब टाइम फॉर समवन एल्स, टाइम फॉर सम अदर लीडर। और उन्हीं में से कुछ एक नाम आ रहे हैं, कोई वांग यांग करके एक हैं, ये बताया जा रहा है कोई टेक्नोक्रेट हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, टेक्नोक्रेट हैं, ये सब जगह यही लिखा जा रहा है। एक दूसरे हू चुन हुआ एक हैं, ये हू जिनताओ के करीबी हैं, ये बताया जा रहा है कि ये लोग हैं। इन सब शी जिनपिंग एक बहुत नेशनलिस्ट छवि के और हार्ड लाइनर टाइप आदमी है। बाकी जो इनके सो कॉल्ड सक्सेसर्स बताए जा रहे हैं, हो सकता है वो लेस कन्फ्रंटेशनलिस्ट हों, हो सकता है कि वो झगड़ा झंझट खासकर अमेरिका के साथ उसको छोड़ करके कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें, ऐसा माना जा रहा है। मगर अभी आप किस तरफ झुके हुए हैं कि कुछ चल रहा है चीन में या नहीं? देखिए, आर्टिकल 23 इनका पार्टी का चार्टर है, वो बताता है कि जनरल सेक्रेटरी ही प्रेसिडेंट बनता है, पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है। तो वो कैसे चुना जाएगा, उसके लिए ना एक प्लेनम बुलाना पड़ता है, और प्लेनम में 205 मेंबर होते हैं सेंट्रल कमेटी के। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, एक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसी के अंदर जो 7 से 9 जिस द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ग्रुप, जो पीपल्स कांग्रेस है उसके अंदर लेके जाता है और उनको एनकरेज करता है कि ये डिसीजंस है, इनको फॉलो किया जाए। जनरली जो जनरल सेक्रेटरी होता है वही इस स्टैंडिंग कमेटी को हमेशा हेड करता है और उसी को ही आगे लेके जाता है। तो उनमें से एक का नाम होना चाहिए जो कि जनरल सेक्रेटरी के लिए चूज किया जा सकता है। तो ये जो हू जिनताओ की आपने बात करी थी, जो 20th कांग्रेस अक्टूबर 2022 के अंदर उनको निकाला गया था, उस कांग्रेस से एस्कॉर्ट किया गया था, वो जी जिनपिंग के पास खड़े भी हुए थे आके, लेकिन जी जिनपिंग ने मुंह उधर कर दिया था, अगर आपको मुंह फेर लिया था। हाँ, मुंह फेर लिया था, शायद वो उनसे कुछ कहना चाहते थे। तो और जाने से पहले ली के ऊपर वो हाथ रख के गए थे। और ली जो है, ली खियांग इनके प्रीमियर है इस समय। इनका सिस्टम मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इनका होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो उनकी एक टाइप की पार्लियामेंट है, जिसमें 2977 मेंबर हैं। ये पार्लियामेंट होती है, लेकिन इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करके करती है, इनको देती है, तभी वो लोग लेते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक डिसीजन तो नहीं ले सकते, तो सिर्फ वोट कर सकते हैं। और तीसरी होती है जुडिशरी।
जुडिशरी का कुछ भी रोल नहीं है इसमें, वो डायरेक्टली सीपीसी के अंडर आते हैं, तो वो उन्हीं के लिए अकाउंटेबल है। तो मतलब ये टोटली ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। जब इनको एस्कॉर्ट किया गया तो ही वॉज सीन, उनको देखा जाता था एक मॉडरेट, एक रिफॉर्मिस्ट, एक कलेक्टिव लीडरशिप वाला आदमी जिसकी बड़ी बनती थी सभी के साथ, काफी जनरल्स के साथ उसकी दोस्ती भी थी। तो उनको जब उनको हटाया गया, क्योंकि इनको थ्रेट सिर्फ उसी से ही थी, हू जिनताओ से या उसके सक्सेसर से, मतलब जो वो चूज करें कि ये सक्सेसर होना चाहिए। तो इस वजह से उनको एस्कॉर्ट करके, और क्यों लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया, वो पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि देखो ही साइडलाइन, अपने अंदर चाइना के अंदर सबको दिखाना चाहते थे कि ही साइडलाइन, और उसको हटा दिया और वहां से लेके चले गए। लेकिन हू जिनताओ के साथ जो जनरल काम करते, आपने एक का नाम लिया था, जनरल ज़ैंग यूशिया, ये जो है फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन है इस समय सीएमसी के। सीएमसी इनकी सबसे पावरफुल बॉडी है, क्योंकि तो आर्मी है, मिलिट्री कमांड है वो तो, और वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली किसको जनरल सेक्रेटरी बनना है, क्योंकि पावर तो उसके पास है ना, भी आर्मी के पास है, और जो भी जनरल सेक्रेटरी बनेगा आर्मी को साथ लेके चलना है। तो यहां पे एक नाम आता है वैंग यांग का, जिनको आप बता रहे थे कि वो टेक्नोक्रेट हैं। और जब भी किसी को साइडलाइन करना हो, या तो बीमारी, जैसे कि आप सब ने बोला बीमार हैं और बीमार लगते भी हैं, दिखते भी हैं, या दूसरा उसको साइडलाइन करना है, या तीसरा वो मर गया कहीं, अगर बहुत टाइम के लिए कोई गायब हो जाए। ऐसा हुआ नहीं है, अभी बेलारूस के टाइम में विजिट में भी वो दिखे थे, और न्यूजीलैंड के भी दिखे थे। इसका मतलब मरा नहीं है, इसका मतलब या बीमार है या उसको साइडलाइन किया जा रहा है। और जैसे जनरल साहब बोल रहे थे ना कि साइडलाइन वहां पे, जैसे जेरोक्स कंपनी है, उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है 80 साल का होता है। भारत में तो 5 साल से ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं है, वहां 80 साल का लॉन्ग टर्म प्लान होता है। कोई भी चीज वो जल्दी नहीं करते हैं, वो बड़े आराम से इसको साइडलाइन करेंगे अगर करना हुआ तो। अगर करना हुआ। और वैंग यांग जो अभी देखिए ब्रिक्स में भी कौन जा रहा है, ली कियांग जा रहे हैं, प्रीमियर जा रहे हैं। हाँ, ये ब्रिक्स में भी नहीं जा रहे हैं, ये ब्रिक्स में भी नहीं जा रहे। अभी वैंग यांग जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं, टेक्नोक्रेट हैं। वो पिछले कई कमिटीज में या तो चेयरमैन रह चुके हैं या वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको पोजीशन किया जा रहा है। पर तो क्या, एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है ना कि शी जिनपिंग वाकई प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गए थे? देखिए, वाकई प्रेसिडेंट फॉर लाइफ कॉन्स्टिट्यूशनली टेक्निकली नहीं हुए थे। देखिए, चाइना अभी भी नॉर्थ कोरिया नहीं है। ओके, चाइना में पार्टी का शासन है, इंपॉर्टेंट है, पार्टी का शासन है, और पार्टी का अभी भी पार्टी का शासन है, और पावर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। एक प्रोसेस के तहत चीज़ें वहाँ हो रही हैं। वो जब बने तो उन्होंने जो थर्ड टर्म लिया वही प्रोसेस के तहत लिया। बात है कि एक उन्होंने परंपरा को तोड़ा, एक अनरिटन रूल को तोड़ा, वो बात अपनी जगह सही है। पार्टी में, जनता में उनका समर्थन है, पार्टी में उनका समर्थन है। आज की तारीख पर जो दिखाई दे रहा है, ये हेल्थ का इशू मैं मानता हूँ कि ये वास्तव में फील हो रहा है कि हेल्थ का इशू लग रहा है उनके साथ, हो सकता है। और दूसरी बात, जो दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ, पिछले करीब 1 साल पहले करीब से वहाँ पर अफवाहों का जोर बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छा, चाइना में भी? चाइना में भी चल रहा है। जो मेरी अपनी खबरें हैं कि वहाँ पर अफवाहों का जो जबरदस्त कि एक सॉफ्ट कू हो गया है, या इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो उसमें मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि देखिए, उन्हें तीसरा टर्म मिल गया है, उम्र भी उनकी 75 के करीब होने जा रही है, और 13 से लगाएंगे 23, 28 तक वो प्रेसिडेंट रहने हैं, और 27 तक वो रहे हैं जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि प्रेसिडेंट करीब 6 महीने बाद बनता है उनका, मार्च में जाके बनता है अगले साल। तो वो पीरियड उनका आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर उसके हेल्थ के साथ अगर मिला के देखें तो पार्टी में फैक्शनल पॉलिटिक्स जो उन्होंने इतने दिनों तक दबा के रखी हुई थी, वो राइज कर रही है दोबारा से। तो वो तभी होगा ना सर, अगर आप वीक पड़ोगे किसी भी रीजन से। हाँ, अब देखिए रीजन से वीक पड़ोगे, या अगर मैं ताकतवर हूं तो मैं फैक्शंस को कैसे अपने दूंगा? जैसे आपने बताया, इन्होंने सबको साइडलाइन कर दिया, साइडलाइन किया, और नाराज भी बहुत हो गए। कई जनरल नाराज हो गए उनसे। अब अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर राइवल फैक्शंस शी जिनपिंग के सर उठा रहे हैं, अब उसकी वजह मतलब इनकी ताकत का उसमें देखिए, बात यही है कि फैक्शनल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से तो खत्म हुई नहीं थी, सिर्फ लोगों ने अपने झुका लिए थे कि टाइम अभी सही नहीं है। पर आप उसमें देखिए, अब देखिए सिस्टम बहुत ओपेक है, बिल्कुल हम 2 और 2 4 का बना के नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक सेकंड में से बस, आप तो एक्सपर्ट हैं मतलब चाइना के, आप चाइना को स्टडी करते हैं, आप क्या चीजें देखते हैं, किन चीजों को ऑब्जर्व? मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ जो जनरल म्याओ, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, यही एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा था। उनके कमांडर ऑफ रॉकेट फोर्सेस हैं, हाँ, उनके लोग हटाए गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो सीनियर हैं, और तीसरा था उनका डायरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये 3 को अभी रिमूव किया गया है।
जी। तो आप अभी उनमें से एक का नाम ले, डिफेंस मिनिस्टर हटाया सर अभी, हाँ जी। अभी डिफेंस मिनिस्टर को मिनिस्टर हटाया हटाया। गया। दूसरी बार को भी हटाया। अभी इनको एक जनरल पहले म्याओ, हटा था, उसके बाद ये दूसरा बना, फिर दूसरा भी हटा। देखिए जनरल म्याओ हुआ को हटाया गया है। बिल्कुल। और ये वो- चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द पीएलए नेवी ली हानचुन को हटाया गया उनको है। हटाया गया। और उससे पहले भी उनके जो ली यू छाओ जो पीएलए रॉकेट फोर्सेज को उठाया गया फोर्सेज वाले था, ये लोग इनके रहे हैं सडनली इनके खिलाफ, और जो लंबे समय से रहे हैं, जो करप्शन के जो मामले निकल के आ रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फैक्चुअल पॉलिटिक्स कि आप देखिए, या तो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम है कि जनरल बन गए और वेटिंग प्रॉपर नहीं थी, वहां तक पहुंच गए। अब आप सर पहुंचते हैं, एक आप ही होगा, बताइए। 2 होंगे। Absolutely। पर बात है कि देखिए, जब इन सबको सेलेक्ट किया था शी जिनपिंग ने, और उसके बाद फाइल और खुल रही उसके है। बाद फायर किया। फाइलें क्योंकि खुल वहाँ रही हैं, पे फायर हो रहे प्रॉब्लम हैं। क्या है कि जब उन्हें लगता है कि भाई इसकी लॉयल्टी में थोड़ा सा वो, जब लॉयल्टी सही है तो आदमी सही है, जब लॉयल्टी में थोड़ा सा गड़बड़ है तो आदमी करप्ट है, सिंपल। ये तो आदमी टांग देते हैं सीधे ये लोग तो, नहीं। मतलब ये मैं सर, तो लोग थोड़ा गायब सा हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसमें सीनियर बड़ी लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है सौरभ जी? जनरल जैंग यूशिया, उन्होंने ही बनाया था तीसरे टर्म के लिए जी जिनपिंग को, उनका सपोर्ट से बने वो। अब वो नहीं चाहते कि जी जिनपिंग रहे इसके बाद। आर्मी जो मिलिट्री चीफ है, मिलिट्री उनका भी समर्थन हट गया है हट इनके गया पास से। अब दूसरी बात ये आ जाती है जो आपने शुरुआत में थोड़ा सा कहा भी था, चाइना के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं क्या जिनका दोष इनको दिया जाए? तभी तो आप बदलाव जो भी करते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, देश में कुछ गलत चल रहा होगा तो जनता सजा देती है, जनता बदल देगी। वहां भी तो कोई नोटिस करता होगा, जैसे सर ने बोला कि एक इंस्टीट्यूशन है कम्युनिस्ट पार्टी और उसके अंदर सब चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, सब कुछ होगा। इनके आने की स्ट्रांग लीडरशिप से उसमें एक डेंट पड़ा है, वो खत्म नहीं हुई है। तो वहां ऐसे हालात हैं, अनरेस्ट है लोगों में। जनता में तो अनरेस्ट नहीं दिखाई देता। unrest तो नहीं कहेंगे। एलीट मनूवरिंग में क्या चल रहा है फैक्शनल पॉलिटिक्स में, इसे गेज कर पाना केवल सिम्टम्स ही दिखाई देते हैं कि जैसे इनके लॉयल जितने जनरल्स थे हटाए गए हैं पिछले साल भर इकोनॉमिक में। अनरेस्ट की बहुत नहीं, बात एक होती और चीज है, हाँ, इकोनॉमिक जो सबसे ऐसा है, देखिए चीन में क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और सिंगल पार्टी सिस्टम पूरी जनता ने क्यों एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी अपनी जनता को, और अपनी जनता को जिस हिसाब से उनके सिटीज़ बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से शी जिनपिंग का एक बार ये कहना था कि आप अमेरिका मत जाइए, बल्कि मैं अमेरिका को यहाँ लेके आऊँगा और अपने जो सिटीज़ हैं उनको उससे भी अच्छा बना पाऊँगा, और जो उन्होंने करके दिखाया, करा भी है उन्होंने, करा भी है उन्होंने। तो लेकिन अब क्या है कि दो चीज़ें हैं कि अगर चाइना इकोनॉमिकली अच्छा नहीं करता, और चाइना का अभी कर्ज बहुत बढ़ गया है, इंटरनल कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो अगर इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं करता है चीन, तो सबसे ज़्यादा जो इसके ऊपर जो खतरा है वो जो चीन का लीडर है उसके ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक कारण है जिससे वो सबके सिर दबाए हुए हैं कि इकोनॉमिकली वो डिलीवर कर रहे हैं। सबको है कि ठीक है, बाकी चीजें क्वेश्चन मत करो, हर चीज को बोलते हैं $50 रूल है। ट्रिलियन डेट बोलते हैं चाइना हाँ, का। इतना डेट है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, और बड़ी बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अब जैसे इसका है पॉपुलेशन का है, वो भी दिक्कत बड़ी हो रही है। आजकल कोई शादी नहीं करना चाह रहा चीन में, और जिसको Population अब तो decline बच्चे नहीं में कर- है। हाँ, डिक्लाइन में है। शादी कर ले तो बच्चा नहीं करना चाह रहा कोई, कि जी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया है। Okay. तो वो ये कुछ सोशल इश्यूज, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इकोनॉमी। तो अच्छा, दूसरा जियोपॉलिटिक्स में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है चीन, क्योंकि चीन के दोस्त अगर गिने जाए तो दोस्त तो कोई खास है नहीं। मैं बता रशिया भी जो है वो, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, हाँ, पाकिस्तान, हाँ, चार और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो चीन को मदद नहीं कर सकते कंबोडिया, लाओस भी जोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म कंपटीशन में, जो सीसीपी करना चाहती है अमेरिका के साथ। तो ये सारे देश अगर आप गिने तो उसमें कोई खास मदद नहीं कर सकते। अब ये देखें सब, ये तो बातें जैसा सर ने बोला, खबरें तो आती नहीं बाहर, रीड करना पड़ता है, रीड बिटवीन द लाइंस और बिटवीन द हेडलाइंस। अब सवाल ये कि मान लें ऐसा हो जाता है, ये चले जाते हैं, इनकी जगह ये वोंग यांग हैं या ये हु चिनहुआ जो भी हैं आ जाएं, ये लोग आ जाएं, हम पर क्या असर पड़ेगा? आमतौर पर ये देखा जाता है जब भी किसी देश में कोई संक्रमण काल हो और आप बड़े देश हों, तो फिर वो अपने बॉर्डर्स जो हैं वो एक्टिव कर देते हैं कि अंदर जो अनरेस्ट है उससे ध्यान हटे, कि थोड़ी आग यहाँ लगाओ, थोड़ी आग यहाँ लगाओ। और इनका तो कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, कौन सा ऐसा पड़ोसी है जिससे शांति से रहते हैं ये, तो हमारे साथ क्या हमें कुछ खतरा होगा?
देखिए बिल्कुल सौरव जी, हमें अपने बॉर्डर्स को जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, हमारी 50 से 60 हज़ार के करीब फोर्सेस डिप्लॉयड है, लद्दाख में भी हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हमारी है इस समय। तो हम पूरी तरह से रेडी हैं और साथ साथ में हमारी जो इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी चल रही है वो भी कंप्लीटली चल रही है कि कोई भी एक्शन अगर चीन लेता है, क्योंकि चीन की तो हमेशा पॉलिसी रही है 2 कदम आगे लेगा, आप उसको जाओगे बोलोगे कुछ तो फिर 1 कदम पीछे ले लेगा, लेकिन वो 1 कदम आगे हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं जो क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म वो करता ही रहता है, उस पर तो हमें नजर करनी है। और जब भी कभी नेबरिंग कंट्री के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पॉलिटिकल चल रही हो, उस समय पे आपको सच्ची में ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसे ना हो उसका इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर आए, ताकि उनका ध्यान वहां से हटाकर इस जगह पे केंद्रित कर दें और अपनी कंट्री को यूनिफाई कर सब लोग आज दिन में बात कर रहे थे ना, आर्मी वाइस चीफ ने, भारत के आर्मी के वाइस चीफ ने आज जो बातें बोली हैं कि चाइना हम एक देश से नहीं 3 देशों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान, चाइना और टर्की। और उनका ये कहना कि चाइना वाज फाइटिंग विद अ बोरोड गन, मतलब पाकिस्तान का इस्तेमाल करके लड़ तो चाइना ही रहा था, सारे हथियार उसके थे। उसने क्या शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, लाइव लैब बना दिया, किलिंग विद अ बोरोड नाइफ, किलिंग विद अ बोरोड नाइफ। ये एक सीन मैकफेट एक वो हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनकी एक किताब है व्हाई अमेरिका इज लूजिंग ऑल वॉर्स। उसके अंदर ये एक प्रिंसिपल बनाए उन्होंने, तकरीबन कुछ उन्होंने बोला भी था उसको, उसमें से ये है। अब इनका ये हमारे साथ जब भी हमारे साथ उलझते हैं तो 2 जगह ज्यादातर होता है, वो एक अरुणाचल में होता है और एक लद्दाख के अंदर होता है। लद्दाख में गलवान का इंसिडेंट भी हुआ था। तो ये चाइना की पॉलिसी है या ये अग्रेशन इनकी वजह से ज्यादा था शी जिनपिंग? देखिए शी जिनपिंग साहब की एक पर्सनैलिटी का फैक्टर तो रहा ही है कि भाई जो इन्होंने अपने को एग्रेसिव लीडर की तरह दुनिया को अपने को इंट्रोड्यूस किया है कि मैं चाइना के नेशनल इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, टेरिटोरियल सोवरेनिटी नहीं करता हूँ। ये उनका एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। पर जो हमारा सीमा विवाद की तरफ जो इनका नज़रिया है, जो इनका रवैया है, जो इनकी नीति है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग है और इनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो नेता के आने जाने से नहीं बदलती, वो नहीं बदलेगी, उसे मैं नहीं मानूंगा। संक्रमण काल में हमको सतर्क रहना चाहिए, वो अपनी बात जगह से, संक्रमण काल या अदरवाइज भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। पर उससे कोई बड़ा प्रभाव आने जा रहा है वो मैं नहीं मानता। तो ये जो मतलब आपके रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज या क्या पॉलिसी रखनी है, ये इनके यहाँ पर वो पर्सनालिटी कल्ट की वजह से वो डिसाइड करता है या उसके पीछे भी इंस्टीट्यूशंस हैं? नहीं, उसके पीछे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पूरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा मैं वेरिएशन करना चाहूँगा कि ताइवान की तरफ जो नज़रिया है उसमें शी जिनपिंग की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। उससे पहले कोई भी आदमी इतना ज़बरदस्त ताइवान के पीछे नहीं पड़ा था कि मैं ये ताइवान को जो है शामिल करके रहूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो फोर्स भी इस्तेमाल करूँगा। ये जो कहानी है ये इनके आने के बाद ही हुई है। इसमें थोड़ी सी मेरी क्या कहते हैं, थोड़ा सा मत, आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। राय अलग मतलब हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है, दोनों सही हो सकते हैं। चाइना सही हो सकता है, चाइना थोड़ी है ये। सही बात। दूसरी चीज़ क्या है, नहीं मैं इसी में थोड़ा सा बताता हूँ। इससे पहले भी ऐसा नहीं है, ये जो स्टांस है सीसीपी का या चाइना का, वो हमेशा से रहा है ताइवान के ऊपर, जो है उनका स्टांस कि वो हमारा हिस्सा है, वो ये मानते हैं। और ताइवान का ये कहना है कि नहीं, वो जो वन कंट्री वो जो वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल जो है वो नहीं मानते। और जो भी इनके बीच में फैसला हुआ था, उस फैसले में जब उन्होंने बोला था कि नहीं वन कंट्री, वो कौन सा वन कंट्री है, तो वो वन कंट्री ताइवान बोलता है कि नहीं वो वन कंट्री मैं हूँ, वन चाइना, हाँ वन चाइना, वो मैं वन चाइना, और सीसीपी बोलता है नहीं वो वन चाइना मैं हूँ, पीआरसी बोलता है। वो तो खैर मतभेद है, वो बात अलग है। लेकिन ये जब से आए थे, और उससे पहले भी एक बार ऐसा नहीं है, डीपीपी की सरकार ताइवान में बनी थी और चेन शुईबान ने भी काफ़ी हिम्मत करी थी और काफ़ी उन्होंने भी, वो बड़े एक्टिव रहे थे। और उस टाइम में उनको मैनेज करने के लिए चीन की और अमेरिका की उस समय काफ़ी अच्छी बनती थी, तो उन्होंने अमेरिका को बोला था कि भाई इसको मैनेज करो और इसको बोलो कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर ना करे। तो वो देवर मैनेजिंग हिम वाई अमेरिका। लेकिन जब ये अभी आई हैं साई, उसी पार्टी की जब जीती, जो साई के आने के बाद में साई जो है वो भी इंडिपेंडेंस की तरफ काफ़ी प्रेरित थी। तो तब जो है ये शी जिनपिंग ने जब से आई हैं 2012 में, जब भी इन्होंने सत्ता संभाली थी 12 में 13 से बोलना शुरू कर दिया था ये, और उसके बाद में ये रुके नहीं कभी। अरे जैसे अमेरिका में कहते हैं कि डीप स्टेट है या एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको वो बोलते हैं कि राष्ट्रपति आते जाते रहेंगे, जो उसके इंटरेस्ट होते हैं या जो वो सोचता है नेशनल इंटरेस्ट है वो नहीं बदलते। और अगर उन्हें लगता है कि कोई डिसरप्टर आ गया हमारे बीच में
या अब जो आदमी चला रहा है या अब ये आदमी हम सोच के तो लाए थे ठीक है, लेकिन अब ये हमारे मुताबिक नहीं चल रहा, तो फिर वो खुद भी उसको हटाने के कई तरीके खोजने लगते हैं। ऐसे ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, 2 बार उस आदमी को जान से मारने की कोशिश हो चुकी है इलेक्शन के अंदर, पर मरा नहीं, बट लोगों ने कहा नहीं देखो ये इसके पीछे जो है इसी के लोग पड़े हुए हैं। हाँ। वो कहते हैं डेमोक्रेट पड़े हुए, लेकिन वो कहते हैं इसके पीछे डीप स्टेट पड़ गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डिस्ट्रप्शन हो पॉलिसी में। और वो आदमी आया तो कैसा डिस्ट्रप्शन कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। मुमकिन है कि इनके अंदर भी, चाइना के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको लगता हो भी नहीं अब देखिए जाओ चाइना की डीप स्टेट तो खुद जी जिनपिंग ही था क्योंकि सारे डिसीजन उसी ने लेने थे और सारे वही ले रहा था अब तक, जब तक उसने वो हु जिनताओ का इंसिडेंट अक्टूबर 2022 में नहीं किया था। वो कई चाइनीज जनरल्स को और कई चाइनीज सोसाइटी के अंदर, बिकॉज इट वाज टेलीकास्टेड, वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट था, सबके पास वो वीडियोस आए थे, वो कहीं ना कहीं वो चीज किसी को पसंद नहीं आई है, खासकर सीपीसी के अंदर। और बड़ा शांत किस्म का आदमी बताया जाता है हु जिनताओ कलेक्टिव लीडरशिप में बिलीव करता है, सबके साथ दोस्ती रखता है और रिफॉर्मिस्ट है। अभी चाइना को जरूरत है जो इकोनॉमिकली रिफॉर्म कर सके, और जो इतना बड़ा क्रैश आया था रियल एस्टेट के अंदर जिसकी वजह से कई लोग अफेक्ट हुए थे चाइना के अंदर, आपको याद होगा, उसी के बाद से थोड़ा रिसेशन का वो तो बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, आपने भी देखे होंगे, कई वीडियो चाइना में आते हैं, नए के नए अपार्टमेंट बने हुए हैं, कोई रह नहीं रहा, घोस्ट सिटीज है, कोई मतलब रहने वाला नहीं है, मकान खरीदने वाला कोई नहीं, बना दिए। बीआरआई फेल हो गया, रियल एस्टेट फेल हो गया, ये बीआरआई इज ऑफिशियली नाउ कॉल्ड फेल्ड पॉलिसी, मतलब फेल्ड ही है एक तरीके से, क्योंकि इनको अभी तकरीबन काफी पैसा लेना है लोगों से, तो अभी वो पैसा लेने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि जितना इन्होंने लगाया था उतना जो कोई कर्ज ही नहीं दे पेमेंट कर पा रहा है। तो कहते उनके अंदर से चैलेंज हो गया। हाँ, अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हाँ, इसका इकोनॉमिक सेंस क्या है कि आप इतने इनसिक्योरिटी रिडन और कंफ्लिक्ट रिडन एरियाज में इतना इनसिक्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाके। ये उसका हिस्सा है ना सीपेक, और चाइना हाँ, पाकिस्तान हाँ, इकोनॉमिक हाँ, कॉरिडोर। और इसका और ये रिटर्न शी कब जिनपिंग है? का आइडिया है, ये जो बीआरआई जो है वो प्योरली शी जिनपिंग का चेंज इनिशिएटिव भी जो है, जो जनरल साहब बात कर रहे थे, वो डॉक्ट्रिनल चेंज ताइवान का है, उसमें एक लाइन इन्होंने ऐड कर दी है, वो ये का यूज ऑफ फोर्स। अभी तक कभी यूज ऑफ फोर्स की बात सर नहीं ताइवान पे बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा है, आप बोलो। थोड़ा सा मतलब है, देखिए ताइवान पर जो सीपीसी की जो लाइन है वो अब नहीं 70 साल पुरानी है। इट्स अ सीपीसीज कमिटमेंट टू द नेशन टू यूनिफाई ताइवान विद द मदरलैंड, ये उनका अब का नहीं है। और ये पॉलिसी दैट पीसफुल रीयूनिफिकेशन एंड यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट, ये अब की नहीं है, 79 में उसे उन्होंने प्रोपाउंड करना शुरू कर दिया था, जो तंग शाओपिंग साहब जब आए थे और उन्होंने पॉलिसी चेंज की। लेकिन प्रशांत जी जो बात सर कह रहे मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पर, मैं उस चीज़ पर आ रहा हूँ। और आज भी ऑफिशियली ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। आज भी शी जिनपिंग के टाइम में रीयूनिफिकेशन इज नॉट टाइम टेबल्ड, नॉट टाइम बाउंड, उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। ये चर्चा तो कभी नहीं होती थी ना कि जी हमला करने वाला है। नहीं, मैं आता हूँ सर। छन शुइपियन साहब का जो जिक्र किया सर ने, छन शुइपियन, उस समय मोटा मोटी तौर पे स्थिति ऐसी ही थी, पर उसमें मसला क्या था कि अमेरिका के साथ अमेरिका को इनका सहयोग चाहिए था, अफगानिस्तान इराक में उलझे हुए थे, तो छन शुइपियन को अमेरिकन सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिला था। और आज जब ये 2014 में साई इंग-वन जीती हैं, उसके बाद की स्थिति देखिए कि जो चीन का जो हम एग्रेशन ताइवान की तरफ देख रहे हैं वो आज भी रिएक्टिव है, रिएक्शन है। जो ताइवान में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेचर में चेंज आया है और जो उनके रिलेशन अमेरिका के साथ खराब हुए हैं। मैं आपके साथ अग्री करता हूं, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ली जो थे उन्होंने कमेंट किया था कि चाइना इज नॉट, मतलब वो हम किसी के अंडर नहीं है, हम कोई स्टेट या कोई कंट्री के अंडर नहीं। उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अभी इंग्रेशन शुरू किए। उनका रिएक्टिव है, आज भी वो मोटा मोटी तौर पर डिटरेंस में है, आज भी कंपेलेंस में नहीं है। सर आप जरा क्लोजिंग राउंड में, मतलब अगर आज आप लोगों को मतलब बेट करना हो, सो अभी शुरुआती बातों को देखते हुए वेयर वुड यू बेट कि शी जा रहे हैं या नहीं? मेरा मानना है 2027 तक वो नहीं जा रहे हैं, बट हिज पावर मे कम डाउन इन द प्लेनरी, जब भी होगा जो 2025 में, अगस्त 2025 में इनकी जो बड़ी मीटिंग होगी, उसमें शायद एक आध अपॉइंटमेंट अपना ये किसी और को दे दें। 27 मतलब जब तक इनकी थर्ड प्रेसिडेंसी बची हुई है, प्रेसिडेंसी बची हुई है। ओके सर, आप? मेरा फीलिंग है कि 2026 तक ये साइडलाइन हो जाएंगे और वांग यांग जो है वो प्रोमिनेंस में आना शुरू कर देंगे। आप दोनों को लगता है कि मतलब वो इनडेफिनेट वाला मामला तो नहीं है? नहीं। 2-3 साल इनके पास है, 2 साल, आपने 1 साल का, आपने 2 साल का। लाइव प्रशांत जी, टर्म पूरा करेंगे, मेरा मानना। 4th टर्म बहुत मुश्किल है, 28 में पूरा होगा। हाँ, टर्म अपना पूरा करेंगे। इस बीच में जो टर्म खत्म होगा उस समय तक
हो सकता है पार्टी मनूवरिंग बढ़ेगी, फैक्शनल पॉलिटिक्स बढ़ेगी, इनकी पावर हो सकता है कुछ रिसीड कर जाए, जिसमें इनकी हेल्थ का भी क्या कहते हैं एक एंगल रहेगा। अभी इमीडिएटली कुछ नहीं होने जा रहा है। इमीडिएटली अब कोई ड्रामेटिक चीज हम देखना चाह रहे हैं कि कोलैप्स ऑफ शी जिनपिंग और कू वो देखना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। बात बताऊं आपको, पता है कि इन्होंने हमारे साथ इतना खराब किया, तो दिल तो यही कहता है कि इनके साथ हो खराब। देखिए बाकी वो- आप मोटी बड़ी बड़ी बातें आप जानते हो, आप एक्सपर्ट हो, मैं तो एक इंडियन के नाते ये कह सकता हूँ, कहाँ नहीं परेशान किया अभी हमें इस आदमी ने। देखिए Rank आपने young better है। देखिए आपने हमें एनालिस्ट के नाते बुलाया, तो हमें तो नहीं, फिर नहीं, मैंने वही इसलिए कहा आप एनालिस्ट हो, मैं भावना की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अगर 2027-28 से पहले अगर उनको जाना है तो 3 चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो उनको कुछ हो जाए, या जैसे कू हो जाए, या कोई बहुत भयानक और मुसीबत आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसी कहानी सिचुएशन आ जाए। देखिए, healthy But मुझे लगता है- अदरवाइज healthy लगता है। अदरवाइज वो इतने श्रूड है और उनकी ग्रिप अभी भी इतनी पावर के ऊपर है कि अपना टर्म तो वो मैं पूरा इसको करेंगे। दूसरे तरीके से पूछना हूँ, चलिए। हाँ, वो आपने टाइम लाइन्स तो दे Timelines दी हैं, बता दी अपनी, देखिए हाँ। ये तो डिक्टेटरशिप है। हाँ। और उस डिक्टेटरशिप में भी चले एक इंस्टीट्यूशन पार्टी का था, लेकिन उसमें भी सब कुछ आपने अपने हाथ में रख लिया। अनप्रेसिडेंटेड 3rd टर्म ले लिया, जो आपसे पहले किसी को नहीं मिला। आप माओ से आपकी तुलना होने लगी। इससे बड़ी अचीवमेंट शी जिनपिंग की क्या हो सकती है? तब भी आज आपके सामने प्रोग्राम में लोग मान रहे हैं कि भाई इनका टाइम अब ओवर होने वाला है। अब डेमोक्रेसी की बात कीजिए, भारत जैसे देश की बात कीजिए। असली पावर अगर लेनी है, अगर वाकई सत्ता में रहने का आपके पास कौशल है, तो वो तो आपको डेमोक्रेसी में दिखाना पड़ता है ना। बिल्कुल मोदी के 15 साल हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर कोई भी इंडिया के अंदर लीडर आगे जाना चाहता है, उसमें स्टेट्समैन लाइक क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए, लेकिन पॉपुलैरिटी भी होनी चाहिए। और इसी वजह से चाहे वो 5 kg ग्रेन हो या कुछ भी हो, लेकिन उसने भारत के जो लोएस्ट लेवल है पॉवर्टी से उसको ऊपर उठाया है। और ये चीज जो है दिलों को जीतती है, और दिलों को जीतने की कलाई है जो एक अच्छे मतलब लीडर कोई में। कोई ये बात अगर हम आज 2024 से पहले ये कहते कि मोदी माइट आउटलास्ट शी जिनपिंग, तो शायद कोई मानता नहीं इस बात को। उनको लगता कि नहीं यार, शी जिनपिंग लंबा जाएगा अभी। बट अब ऐसा लग रहा है कि शायद शी जिनपिंग का टाइम पहले ओवर हो जाए। शी जिनपिंग का 3rd टर्म तो पहले हो सकता है। 3rd टर्म तो टेक्निकली Third पहले term हो रहा है, तो क्योंकि पहले ही मोदी हो साहब तो गया। Technically 29 में पहले आएगा ना, हो रहा है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन, तो टेक्निकली 3rd टर्म तो पहले हो रहा है। पर सवाल है, जो आदमी अगर 3 टर्म लेके जो चाइना का मतलब हेल्थमैन रहा, उसे आप अंडर एस्टिमेट कैसे कीजिएगा? उसकी लीगेसी को, उसकी भी तो लीगेसी है। नहीं, एक लेगेसी तो छोड़ के जाएंगे। लीगेसी तो नहीं है। लेगेसी तो भाई बन गई उनका- है उनकी। भाई और उनका मेरी बात ये उन्होंने है कि, ऐसा नहीं है कि अगर उनके इकोनॉमिक डाटा देखिए, उनको राइट ऑफ करना भी सही नहीं होगा, प्रीमेच्योर होगा थोड़ा। राइट ऑफ करना भी और सही जो नहीं आपने जो होगा। बोला कि जो पॉपुलैरिटी क्योंकि- और जनता की समर्थन की वाली बात, देखिए हमारे सिस्टम उनसे इतने अलग हैं कि सीधा सीधा मिलान कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात है कि आप कह सकते हैं कि माओ पॉपुलर नहीं था, माओ भगवान था अपने देश में। माओ वाज अ सेमी गॉड। नहीं, यहाँ पे बात शी जिनपिंग की है। हो गया, अब आ रहा हूं मैं उस पर। शी जिनपिंग अब आ रहे हैं। शी जिनपिंग में जो पार्टी पे कंट्रोल है, दैट कंट्रोल इज आल्सो सपोर्टेड बाय हिज पॉपुलैरिटी इन द मासेस देयर। अगर पॉपुलैरिटी अगर पब्लिक में नहीं होगी, अगर पार्टी में नहीं आ उस पाएगी। हिसाब यहाँ से मैं agree ओके सॉरी उस हिसाब से मैं चीन कई बार जा चुका हूँ। पॉपुलर तो शी जिनपिंग बहुत है वहाँ पे, इसमें कोई शक अपने लोगों में doubt नहीं पॉपुलर होना है। चाहिए। हाँ। चलिए, चल ठीक है। तो अब ये फिर दूसरा रूप है कि आप जनता में पॉपुलर हो, तब भी कोई चाहे तो आपको पीछे से हटा सकता है। खैर, एनीवे, चाइना में इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं इस वक्त। देखिए आने वाले दिनों में क्या खबर सामने आती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, जनरल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। एक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए हमारे साथ। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही।